नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती इसका अध्याय 8 वीर भूमि पर कुछ दिन यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ और इसके लेखक हैं रुक्मिणी मंगल। आइए आज हम इनके स्वाध्याय को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है कि किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन सुनिए और सुनते समय मुद्दों का आकलन कीजिए। अपने परिवेश के ऐतिहासिक स्थलों के नाम पूछें। भारत के विभिन्न राज्यों के ऐतिहासिक स्थलों के नाम बताने के लिए कहें। देखे हुए ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन एक दूसरे को सुनाने के लिए कहें। यानी यहाँ पे आपको ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 28 है ना। 28 के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इस तरीके से, ये जो रेड कलर का आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इसी में से ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और हमको इसके आंसर इसी के अंतर्गत मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। और पहला दिया है आपको उत्तर लिखिए। उत्तर लिखे में लिखा है क ऊँट की सवारी करने के बाद लेखिका की स्थिति। तो क का आंसर हम ये वाला लिखेंगे कि ऊँट के ऊपर सवारी करने के बाद जो लेखिका की स्थिति थी वो कैसी हो गई थी। मन में डर और आनंद का भाव आ गया था, है ना। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि ख ऊँट की सवारी का अनुभव रोमांचकारी और मनोरंजक था। यह दर्शाने वाला वाक्य बताइए। तो यह दर्शाने वाला वाक्य कौन सा था। कि उनको बड़ा मज़ा आया जब वे ऊँट की सवारी कर रही थी, तो बड़ा रोमांचकारी था, उन्हें बहुत आनंद आया, बहुत मनोरंजन उनका हुआ। तो ये हमें इस वाक्य से पता पड़ता है। सभी की हृदय गति वैसी ही धड़क रही थी जैसी हमारी, है ना। इस वाक्य से हमें पता पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, जोड़ियाँ मिलाकर मिलाइए। अब जोड़ियाँ मिलाइए में हमको यहाँ पे जोड़ियाँ दी हुई है। जैसे रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। मखमली गद्दे कहाँ पर होंगे। मखमली गद्दे वहाँ की रेत को कहा गया। कहाँ की, रेगिस्तान की रेत को, है ना। रंग बिरंगी पोशाक, रंग बिरंगी पोशाक वहाँ पर्यटक पहनते हैं। और पर्यटकों की मंजिल सूर्यास्त, है ना, सूर्यास्त देखने के लिए। अब देखिए, अब आप जब इस पैराग्राफ में यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको ये सारे आंसर जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मन में डर और आनंद का भाव था। अब देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से आप कैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे देखो, ये हृदय गति वैसी ही धड़क रही थी जैसे कि हमारी, फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक, इस तरीके से। रेत के मखमली गद्दे, है ना, आपके पाँव 5-7 अंगुल नीचे धंसा देते हैं। उन पर ऊँटों की कतारें, रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन पर्यटक आदि, ये सब चीज़ें हमको यहीं पे आंसर इसके जो है मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। लेखनीय के अंतर्गत हमको दिया है चित्तौड़गढ़ बोलने लगा। तो इसका जो आंसर है वो अभी मैंने तैयार नहीं किया है। जब भी मैं करूँगी इसका अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी, क्योंकि कोई भी आंसर अच्छे से लिखने के लिए, कुछ अलग से लिखने के लिए जो है थोड़ा समय लगता है। और अभी आप लोगों का एग्ज़ाम का पोर्शन कंप्लीट करवाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि अब बस दिवाली के बाद में अधिकतर सभी की एग्ज़ाम्स जो है आगे पीछे शुरू हो जाएंगी। तो कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं इसको भी आपके इसमें डाल दूँगी, यानी वीडियो बना दूँगी। और सबसे बड़ी बात है ना, चित्तौड़गढ़ के बारे में जो हम अभी पढ़ेंगे, तो उसी में से आप कुछ ना कुछ उसके लिए लिख सकते हैं, इसलिए भी मैंने ये छोड़ दिया। अब देखिए, ये क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर मैंने मौलिक सृजन का पहले दे दिया है। ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा एवं संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है। इसके आधार पर चर्चा कीजिए और दिए गए मुद्दों से सूचना फलक तैयार कीजिए। अब हमको यहाँ पे दिया सूचना फलक दिया है, कूड़ा कचरा, वास्तु की सुरक्षा और विरासत के प्रति आस्था।
अब कूड़ा कचरा यानी हम जहाँ पे हमारी विरासत, हमारे जो ऐतिहासिक स्थल है वो देखने के लिए जाते हैं, वहाँ हम कूड़ा कचरा न डालें, प्लास्टिक न फेंकें, वास्तु की सुरक्षा करें, यानी कहीं पत्थरों पर कुछ न लिखें, कुछ तोड़ फोड़ न करें। विरासत के प्रति आस्था, यानी जिसने इतने सदियों से बना हुआ है उसके प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। ये हमारे देश का जो है दर्शनीय स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, इस तरीके से। तो आइए हम इसको किस तरीके से लिखते हैं देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, विनंती है, प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को देखने के बाद ऐसे ही आगे मत बढ़ जाया कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिए। और विद्यार्थियों, इसी तरीके से आपको मटेरियल मिलता रहेगा मेरे इस चैनल पर। बस आप सब्सक्राइब करते जाइए और पढ़ते जाइए। अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर से बताइए। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा या संरक्षण में किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती, यानी उस जगह को बचाने में, उसकी रक्षा करने में या उसकी देख रेख करना, वो जैसा है उसकी रक्षा करना, इसमें एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती। कई विशेषज्ञों की देखभाल इन्हें सुरक्षित रखती है, यानी इसके लिए कई विशेषज्ञ लगते हैं, है ना, और वे जाकर उसको सुरक्षित रखते हैं। इससे रिलेटेड जो ऐतिहासिक स्थलों से रिलेटेड जो होते हैं, जॉब करते हैं लोग, उसको उस उन विरासतों को सुरक्षित रखने के, उनके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके लिए इसे नुकसान पहुंचाने वाले हम लोग ही होते हैं, जबकि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी होती है। यानी हम लोग घूमने जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस इमारत को जो है नुकसान न पहुंचाए, उसकी जितना हो सके रक्षा करें, कहीं पत्थरों पर कुछ न लिखे। तो इसीलिए मैं जब भी किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाऊंगा या जाऊंगी तो कई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा या रखूंगी। जैसे उन इमारतों पर कहीं भी कुछ नहीं लिखूंगा, खाने के सामान और प्लास्टिक का कचरा नहीं करूँगा, उस इमारत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और दूसरे लोगों को भी इसकी सुरक्षा के प्रति प्रेरित करूँगा। अगर कोई तोड़फोड़ करता हुआ दिख रहा है या कुछ मजाक मस्ती करता हुआ दिख रहा है उस इमारत के साथ में, ऐतिहासिक स्थल के साथ में, तो उसको भी मना करूँगा। जब भी किसी कार्य को प्रारंभ करना हो तो उसकी शुरुआत अपने स्वयं से करनी चाहिए, यानी अपने ऐतिहासिक स्थलों की अगर सुरक्षा करना है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम अपने आप से शुरू करें। और ये स्थल तो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से प्राप्त हमारी विरासतें हैं, इसीलिए इसे संभालना हमारा कर्तव्य है। तभी तो आगे आने वाली पीढ़ी इसको देख पाएगी और हमारे देश को समझ पाएगी, हमारी सभ्यता और संस्कृति को समझ पाएगी। तो विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से लिखना है इस चीज़ को। अब यहाँ पे हमारे जितने भी पॉइंट्स थे ना, विरासत के प्रति आस्था, वास्तु की सुरक्षा, कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, ये सभी कुछ अब इसके अंदर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके इस टेक्स्ट बुक के अंदर, ये दिया है, परिच्छेद में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ी लिखिए। इसमें नर, नर का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, नारी, और बाल, बाल यानी छोटा बच्चा, उसका हो जाएगा विरुद्धार्थी वृद्ध। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा ठीक से, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। नर, नर का अपोजिट है नारी, ठीक है, नारी। और जो दूसरा दिया है आपको बाल, बाल का विरुद्धार्थी हो जाता है, बाल यानी बालक, है ना, छोटा, उसका विरुद्धार्थी है वृद्ध, ठीक है। इस तरीके से आप उसको लिखेंगे। मेरा यात्रा अनुभव पर अपने विचार लिखिए। ये जो अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हम इसका आंसर अभी देखते हैं। ये देखिए, मेरा यात्रा अनुभव पर विचार लिखिए। अब हम जिसके जैसे जैसे यात्रा के अनुभव रहे होंगे वैसे वैसे आप उसको लिख सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब सहपाठी, यानी स्कूल के बच्चे जो है छुट्टियों में, कभी गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं, कभी दीपावली की छुट्टियों में जाते हैं, कभी क्रिसमस की छुट्टियों में जाते हैं। तो इस तरीके से आप
किसी भी चीज़ का नाम, यहाँ गर्मी की छुट्टियों की जगह कोई भी छुट्टियाँ लिख सकते हैं। हम सब सहपाठी आगरा की यात्रा पर गए थे। हमारे साथ एक दो सहपाठियों के माता पिता भी आए थे, यानी सब बच्चों के साथ कोई बड़े होना चाहिए, उस हिसाब से वे भी आए थे। मैंने पहली बार रेलगाड़ी से इतनी लंबी यात्रा की थी। रेल की यात्रा इतनी सुहावनी होगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रात की ट्रेन होने से रात भर ठंडी हवा के झोंके सुकून दे रहे थे। उमस भरी गर्मी में यह हवा मन को प्रसन्न कर रही थी। 12 घंटे के प्रवास के बाद हम आगरा पहुँचे। वहाँ दूसरे दिन हम सब तैयार होकर ताजमहल देखने के लिए गए। यानी आप जब किसी यात्रा का वर्णन करते तो सबसे पहले आप जिस वाहन से जाते हैं, चाहे वो अपनी खुद की गाड़ी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, पहले उसके अंदर के जो भी जिस चीज़ से आप गए हो उसके बारे में लिखना है। प्रवास आपका कितने घंटे में पूरा हुआ वो ज़रूर लिखना है। उसके बाद में दूसरे दिन पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले क्या देखने के लिए गए वहाँ से इसकी शुरुआत करना है। तो दूसरे दिन हम सब तैयार होकर ताजमहल देखने गए। ताजमहल की सुंदरता देखने लायक है, ऐसे ही उसे 7 अजूबों में शामिल नहीं किया गया है। दिन भर घूमने और खाने पीने के बाद दूसरे दिन रात में हमारी वापसी की ट्रेन थी। हमने वहाँ से पेठे खरीदे जो घर आकर सबको बांटने थे। यानी वहाँ जो चीज़ देखी उसके अलावा खाने पीने की कोई चीज़ प्रसिद्ध है या किसी और चीज़ के लिए, कपड़े लत्ते के लिए प्रसिद्ध है, किसी प्रकार की चित्रकारी वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहिए। और मैं अपने लिए ताजमहल की एक छोटी सी कृति लेकर आया जिससे यह यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी। यानी घर में वो जब भी उस कृति को, अर्थात वो छोटी सी जो ताजमहल बना हुआ छोटा सा मूर्ति टाइप लेकर आया है, उसको देखेगा तभी उसे हमेशा याद रहेगा कि मैं आगरा गया था। मुझे इस यात्रा में बहुत अच्छा लगा। आज भी यह एक यादगार यात्राओं में से एक है। आगे आइए हम देखते हैं आपके स्वाध्याय, आपके लेसन का जो स्वाध्याय पाठ के आंगन में, इसके अंदर हमें जो पहला प्रश्न है यह है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और ये आपको मिलेगा आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 पर। हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंतर्गत संजाल। देखिए संजाल के अंतर दिया भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से? लाल किला, ताजमहल, चार मीनार, कोणार्क मंदिर। इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। आपको कौन कौन से और प्रसिद्ध स्थलों के नाम मालूम है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। उसके अलावा ख नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ में स्थित स्थान। कौन कौन से चित्तौड़गढ़ गए होंगे तो हमें पता रहता है, या हम इस लेसन को पढ़ते हैं तो हमें पता रहता है। एक तो वहाँ का जैन मंदिर जो है वो वहाँ पर स्थित है, दूसरा गोमुखी कुंड वहाँ स्थित है, तीसरा मीरा मंदिर वहाँ स्थित है और चौथा कालिका मंदिर भी वहाँ पर स्थित है। उसके बाद में हम देखते हैं दिए गए शब्दों के वर्णों का उपयोग करके 4-5 अर्थपूर्ण शब्द तैयार कीजिए। तो यहाँ पे हमने दिया गया वर्ण कौन सा है? एक तो लोहपथगामिनी, और उसी से हमको जो है सारे शब्द जो है तैयार करना है। तो हम किस तरीके से तैयार करेंगे? देखें, लौ से आग की ज्वाला बन जाएगा, है ना। लोहपद गामिनी में से लौ लिया तो लौ का मतलब होता है आग की ज्वाला। फिर उसी में से हमने ये दोनों शब्द ले लिए, लोह, तो लोह का मतलब होता है लोहा। गात का मतलब हमने लोहपथ गामिनी है ना, तो इधर से गा और थ इस तरीके से ले लिया, तो गात का मतलब होता है यश, प्रसिद्धि। और गामिनी का मतलब होता है चलने वाली। ये लोह का मतलब लोहा, ऐसे लिख लेना है ना, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। पथ का मतलब होता है रास्ता। यहाँ पे पथगामिनी, तो पथ शब्द ले लिया हमने और उसमें से रास्ता बना दिया। और पगा भी इसमें से बन सकता है। पथगामिनी, प ले लेंगे और गा ले लेंगे, है ना। उस तरीके से हम पगा शब्द बना लेंगे। और पगा शब्द से, पगा का मतलब होता है पगड़ी। और ये जो चित्तौड़गढ़ वगैरह है राजस्थान साइड का ही है, वहाँ पे पगड़ी को पगा कहा जाता है। आइए देखते हैं कि पाठ से आगे में आपको क्या दिया हुआ है। तो पाठ से आगे में दिया हुआ है ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय देखने का आयोजन करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इस चीज़ के बारे में आप टिप्पणी लेखन के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका आंसर भी मैं आपको बाद में दे दूँगी, वीडियो बनाऊँगी, जो भी इसमें से बचा हुआ रहेगा उन सब का एक अलग से वीडियो बनाकर मैं डाल दूँगी। अब यहाँ पे
एक और आपको जो है उत्तर लिखने के लिए प्रश्न आया है, स्वयं पढ़े हुए यात्रा वर्णन। अब स्वयं पढ़े हुए यात्रा वर्णन में आपको यहाँ पर कोई ना कोई यात्रा वर्णन पढ़ना है और फिर उसके बारे में उसके लिखना है ना। परंतु यहाँ हमने जो यात्रा की उसके बारे में नहीं लिखना है, बल्कि किसी लेखक ने उसकी यात्रा के वर्णन के बारे में जब लिखा हुआ हो तो वो लिखना है। अब देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये आपका लेसन है और वो है वीर भूमि पर कुछ दिन। अब वीर भूमि पर कुछ दिन जो है ये आपका इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? क्या बोलते हैं, यात्रा वर्णन के अंतर्गत। यहाँ पे लेखक ने जो यात्रा की है उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इसको लिखा है। इसके अलावा एक और जैसा गोवा जैसा मैंने देखा, एक 10th का टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर से भी आप लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं आप। तो उसके कारण क्या होगा, आपके नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप उसको देखकर लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि वीर जवानों का वह देश जो धरती का गहना है, यानी यहाँ पर हमको केवल एक शब्द में उत्तर देना है। तो वीर जवानों का वह देश जो धरती का गहना है वो है भारत। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है ना। अब आगे के जो दो क्वेश्चन है ना, स्वमत अभिव्यक्ति के लिए, कि मैं पाठशाला जा रहा था, रास्ते में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाते हुए अपनी कलाबाजियाँ दिखाते हुए जोर जोर से हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था, उसे देखकर मेरे मन में विचार आया। इसका आंसर मैंने तैयार किया हुआ है। और नीचे ये जो निबंध लेखन दिया है, हमारी सैर विषय पर निबंध लिखे, ये भी मैंने तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन इसका मैं पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ और उसके अंदर डालूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए। अब संधि पढ़िए, संधि पढ़िए और समझिए। भाषा बिंदु के अंतर्गत आपको आया हुआ है और आपके टेक्स्ट बुक के जो पेज नंबर है उसके 31 पे आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 देखते हैं क्या दिया है संधि में। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया। अब यहाँ पे देखिए, जो भी मैं आपको वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन या डार्कन है ना, इनके सबके हमको जो है संधि विच्छेद करना है, ठीक है, ये वाले। तो गायन, गायन का हो जाएगा गय धन यन, यानी गायन, यानी इसमें ए और ये ग जो है, ग के अंदर क्या छुपा हुआ है, ए छुपा हुआ है ना। ग में ए की मात्रा, क्योंकि ये जो ए की मात्रा होती है ये वाली, इस ए के ऊपर की मात्रा होती है वो 2 होती है, और ये ऐसे वाला ए होता है, इसकी मात्रा एक ही होती है, सिर्फ ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे गयन यानी गायन, विद्याधन अर्थी यानी विद्यार्थी, प्रतिधन एक यानी प्रत्येक। अब इसी प्रकार से हम दूसरे वाले में देखेंगे कि उन्नति, तो क्या होगा, उत्धननति, यानी त व्यंजन और ये यहाँ पे न भी व्यंजन, व्यंजन अलंकार, क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि है ना। वाक धनमय, ये भी व्यंजन संधि है। सतधन भावना क्या है, व्यंजन संधि है। इस तरीके से हमको संधि की पहचान भी यहाँ पे देखिए, नीचे भी लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है, ये स्वर संधि के उदाहरण है। इसके अलावा जब हम यहाँ पे आते हैं, ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि विसर्ग संधि में ये जो 2 बिंदी आती है ना, जहाँ भी, वो विसर्ग संधि होती है। तो उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ये आपको 2 डॉट दिखेंगे वहाँ पे आप लिख दीजिए विसर्ग संधि। संधि में 2 ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिलती है और एक नया रूप ले लेती है। अब विद्यार्थियों, आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि संधि के ऊपर मैंने बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया पर जाकर संधि बाय डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस तरीके से डालेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। और देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से संधि और संधि विच्छेद किया जाता है। उसको हमने मैथमेटिक्स के हिसाब से, मैथमेटिक्स जैसा उसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करके आपको समझाया हुआ है। आगे देखते हैं। उपरोक्त उदाहरण में गे अन विद्यार्थी प्रतिधन एक शब्दों में 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन हुआ है, यानी 2 स्वर मिले हैं। यहाँ पे ए और अ का मेल हुआ है, यहाँ पे या और अ का मेल हुआ है, यहाँ पे ई और ए का मिलन हुआ है, अतः वहाँ पे स्वर संधि हुई। और दूसरे इसमें उत्धन्नति, वाग्धनमय, सतधन भावना में व्यंजन ध्वनि के निकट आई है, यानी दोनों ही व्यंजन है। त भी व्यंजन, न भी व्यंजन, क भी व्यंजन, म भी व्यंजन, त भी व्यंजन, भ भी व्यंजन, है ना, इस तरीके से, इसलिए व्यंजन संधि है। और तीसरे उदाहरण में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहाँ हमेशा विसर्ग संधि ही होती है। तो निम्न संधि का विग्रह करके उनके प्रकार लिखिए। तो अब हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, हमको उनके प्रकार लिखना है। स्वागत, स्वागत का हम लिखेंगे सुधन आगत, सुधन, ये देखो मैंने यहाँ नीचे लिख के रखा है, क्योंकि यहाँ इन्होंने ये फर्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा गलत दे दिया है, तो यहाँ लिख दिया है सुधन आगत यानी स्वागत। और ये हो जाती है
यण संधि है ना। क्यों हो जाती है यण संधि, किसके, क्योंकि इसके अंदर उ प्लस आ ये जब मिलता है ये यण संधि का उदाहरण हो जाता है। ये आपको संधि में जाके वीडियो देखेंगे तो पता पड़ेगा। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु, सूर्यास्त, सूर्यास्त की संधि विच्छेद करेंगे हम तो हो जाएगा सूर्यधन अस्त। सूर्याधन अस्त मत लिखा कीजिए, है ना। इसमें अ का जो है मेल हुआ है स्वर संधि है। सब कुछ इतना सुंदर सजीव और मनोहर था। मनोधर, मनः धनहर, इसमें देखिए विसर्ग आ गया, दो बिंदी आ गई, विसर्ग संधि हो गई। रेखांकित प्रत्येक लोकोक्ति को सोधारण लिखिए। इसमें दो एग्जाम्पल दिए हमको, तो देखिए सोधारण, सधन उदाहरण, अ और उ का मेल हुआ है स्वर संधि है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे रेखांकित, तो आपको ये यहाँ मिल ही गया, रेख धन अंकित, रेखांकित, अ की मेल हुई है इसलिए स्वर संधि है। उसके बाद में हम देखते हैं उपर्युक्त वाड्मय दुष्कर एवं अत्यधिक दुर्लभ है। वाड्मय का क्या हो जाएगा, वाक धनमय हो जाएगा। क और म दोनों व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि। दुष्कर में दुह धनकर, दो बिंदी आ गई, विसर्ग संधि। सम्मान, समधनमान है ना, म ये हलंत वाला म, प्योर व्यंजन, ये म व्यंजन, दोनों व्यंजन मिल गए, व्यंजन संधि हो गई। तो इस प्रकार से आपको पता पड़ गया कि यहाँ पर हम किस तरीके से संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती रहती हूँ। जैसे ही आप कमेंट डालते हैं मैं आपको उत्तर देने की कोशिश जल्दी से जल्दी ही करती हूँ। विद्यार्थियों, इस चैनल को देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, बल्कि इसे देखने के बाद में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।